उत्तराखंड से, श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलर पांडे जी वरिष्ठ साहित्यकार अहमदाबाद गुजरात से, और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहनें नताशा चंद्र कक्षा 7 नानक मत्ता से, बहन हर्मिका वर्मा कक्षा 7 अल्मोड़ा से। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस बाल प्रहरी से अपने नाना चंद्र प्रकाश पटसारिया जी द्वारा जुड़ी। मैं आज 8वीं वार संचालन कर रही हूँ। मुझे सबसे अच्छी त्वरित भाषण की कार्यशाला लगती है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन विशिष्ट अतिथि नताशा चंद्र। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? नताशा बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? लगता है वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को नियम बताना चाहूंगी कि जब भी आप प्रस्तुति दें तो अपना माइक खोल कर दें और अपना कैमरा खोल कर दें, और जब कोई प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक बंद रखें। और सभी जो भी अध्यक्ष हैं हमारे आज के, उनको आज अध्यक्षीय भाषण भी देना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाद विवाद प्रतियोगिता होती क्या है। असल में वाद विवाद प्रतियोगिता में हमें पक्ष या विपक्ष में बोलना होगा, जिसका विषय हमें अभी तुरंत मिलता है, और हमें दो दो के जोड़े में बोलना होगा। एक विपक्ष में बोलेगा तो एक पक्ष में बोलेगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन ओजस्वी कक्षा 6 गौरीगंज से, और भाई कार्तिक पाठक। भाई और बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। बहन ओजस्वी कक्षा 6 गौरीगंज उत्तर प्रदेश से, आपका विषय है घर में बच्चों को बूढ़ों से दूर रखना है। आपको विपक्ष में बोलना है बहन। जी दीदी, क्या आप मेरा टॉपिक दोबारा दोहरा सकती हैं? जी, आपको विपक्ष में बोलना है और आपका विषय है घर में बच्चों को बूढ़ों से दूर रखना है। धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठाना नाम जातीय स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। जैसे कि आज यहाँ पे वाद विवाद कार्यशाला हो रही है, तो आज का मेरा विषय है बच्चों को घर में बूढ़ों से दूर रखना चाहिए। तो मुझे इसमें विपक्ष में बोलना है। तो यह बात बिल्कुल ही गलत है कि बच्चों को बूढ़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वही हमारे घर को संभालते हैं। जैसे कि हमारे दादा लोग होते हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया होते हैं। तो जैसा कि बच्चे, जैसे कि दादा दादी नानी नानी हम लोग को कहानियां सुनाते हैं, तो जो हम लोग को कहानियां सुनाते हैं तो उस कहानियों में वो हमें दादा दादी सुनाते हैं। तो फिर हमें घर में बच्चों को बुजुर्गों से और बड़ों से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों के साथ ही ज्यादा मस्ती कर पाते हैं। जैसा कि हम अक्सर हर घर में देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के साथ ही खेल रहे होते हैं, बड़ों के साथ ही, मतलब बड़े दादा दादी नाना नानी ही उनको कहानियां सुनाते हैं। तो बच्चों को बड़ों से दूर नहीं रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हमें उन्हें दूर रखना चाहिए, बल्कि बड़े तो हमारे बड़े होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा बहन। अब मैं बुलाना चाहूंगी कार्तिक पाठक कक्षा 6 खटीमा उधम सिंह नगर से। भाई, आपका स्वागत है। क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। भाई, आपको पक्ष में बोलना है और आपका विषय है घर में बच्चों को बूढ़ों से दूर रखना है। जी यह बात बिल्कुल गलत है कि हमें बच्चों को बूढ़ों से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बूढ़े हैं, दादा दादी जी, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें कहानी सुनाते हैं एक से एक, और हमें हमसे समय निकालते हैं। मेरी दादी मतलब बहुत अच्छी है, वो मेरे को कहानी सुनाती है। उनकी कहानी से मेरे को ये उनकी जो
कहानियाँ वो बहुत रोचक होती हैं। वो मेरे को कहानी सुलाते-सुलाते सुला देती हैं और दादा-दादी से हमें कहानी सीखने को मिलती है। वो हमें अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाकर हमारा मन रोचक कर देती हैं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी में यही विराम देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा भाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भाई नितिन जोशी, कक्षा 7 नानक मत्ता से। भाई क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जागृति बुटौला, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी। अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ भाई नितिन जोशी को, कक्षा 7 नानक मत्ता से। आपको विपक्ष में बोलना है और आपका विषय है बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति। बहन एक बार दोबारा दोहराएंगी? जी, बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति, आपको विपक्ष में बोलना है। हाँ, बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाना चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ मोबाइल भी बहुत जरूरी है। जी भाई, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? ना। ठीक है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जागृति बुटौला, कक्षा 9 गरुड़ बागेश्वर से। आपको पक्ष में बोलना है। आपका विषय है बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति। जी नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम जागृति बुटोला है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ तथा गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड में रहती हूँ। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री रामीन कुशवाहा जी, जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी से। सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ तथा आपका स्वागत करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहनें नताशा चंद तथा हर्मिका वर्मा, आपका स्वागत एवं अभिनंदन तथा अध्यक्षता कर रही बहन नम्रता भमोरे का स्वागत एवं अभिनंदन और संचालिका मेरी छोटी बहन सुविज्ञा शर्मा को बधाइयाँ देती हूँ तथा उनका स्वागत करती हूँ। आज की वाद विवाद कार्यशाला में मेरा विषय है बहन, क्या आप एक बार मेरा विषय दोहरा सकती हैं? जी बिल्कुल। आपका विषय है बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति। आपको इसके पक्ष में बोलना है। जैसा कि मेरा विषय है कि विद्यालय में बच्चों को मोबाइल ले जाने की अनुमति देनी चाहिए, इस विषय के मुझे पक्ष में बोलना है। तो बच्चों को यदि हम स्कूल में मोबाइल ले जाने की अनुमति दे तो उनके लिए जो हम मदद करेगा, मोबाइल उनके स्कूल में मदद करेगा। यदि अचानक से कोई भी उनके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है या फिर कुछ प्रोग्राम होता है तो वो अपने मोबाइल की सहायता से बहुत सारी चीजें अपने प्रोग्राम में प्रतिभाग करने के लिए वहां से ढूंढ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब वो सारी चीजें मोबाइल से देखें, बट आजकल मोबाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो मोबाइल से अपनी सहायता के लिए समय, यदि वो किसी उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या फिर उन्हें सहायता की जरूरत हो और वो किसी सुनसान इलाके में हो, तो वो मोबाइल से अपने घर पर संपर्क करके या अपने स्कूल में संपर्क करके अपने लिए सहायता मंगवा सकते हैं। जब वे घर से स्कूल को जाते हैं, यदि उस समय उनको लेट हो जाए स्कूल जाने में, तो वे किसी कारण उनको लेट हो जाए तो वे अपनी शिक्षिका, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को संपर्क करके अपना लेट आने का कारण बता सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें घर पे भूल जाते, किसी पुस्तिका को घर पर भूल गए या फिर अपना कुछ जरूरी सामान स्कूल का घर पे भूल गए या कोई मॉडल, तो हम उस समय अपने टीचर से ना मांगकर अपने फोन से
संपर्क कर कर अपने घर वालों से वो सामान मंगवा सकते हैं। और मैं आखिर में यह कहना चाहूंगी कि मोबाइल आजकल हमारे लिए जितना जरूरी है उतना वह हमारे लिए हानिकारक भी है। तो एक नियम होना चाहिए स्कूल का कि स्कूल में आते ही वो मोबाइल जो है जमा हो जाना चाहिए और छुट्टी के वक्त बच्चों को मिल जाना चाहिए। यदि उन्हें कोई आवश्यक कार्य हो तो स्कूल के बीच में वे शिक्षक के सामने अपना मोबाइल लेके अपना कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत खूब। आपकी बातें सुनकर तो अब मुझे ये लगने लगा है कि मुझे भी स्कूल में मोबाइल लेना आना चाहिए, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे अनुमति तो है नहीं है किसी के यहाँ पर भी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आकाश तारा सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है सर। प्रिय सुविज्ञा, बाल प्रहरी के इस वाद विवाद संबंधी कार्यक्रम जो कि 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ता चला जा रहा है में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रिय मित्र श्री रामेंद्र कुशवाहा जी, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष मंडल, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण एवं प्रिय बच्चों, सबसे पहले प्रिय सुविज्ञा को बेहतरीन कार्यक्रम संचालन की बहुत बहुत बधाई, शुभाशीष। वाद विवाद और वाद विवाद में भी जब विषय तत्काल दिया जाए, निश्चित रूप से वाद विवाद कार्यशाला में वही बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं जिनकी सामान्य जानकारी अच्छी होती है, जो बातों को समझते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं, रटते नहीं है अपितु समझते हैं तथ्यों को समझकर अपनी समझ विकसित करते हैं, देश दुनिया की जानकारी रखते हैं और अपने पाठ्यक्रम के इतर पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, टेलीविजन पर न्यूज देखते हैं। निश्चित रूप से वो बच्चे इन प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वास्तव में ये प्रतियोगिताएं न केवल बच्चों में समझ का विकास करती हैं अपितु उनको उनके मस्तिष्क को विस्तार भी देती हैं, अर्थात ब्रॉड माइंडेड। और जब हमारा दृष्टिकोण विस्तार ले लेता है, हम विस्तृत दृष्टिकोण वाले हो जाते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हो जाते हैं, तो जीवन में सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और इसमें तो कहना कोई दो राय है ही नहीं कि बाल प्रहरी की ये कार्यशाला में बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन करती दिखाई दे रही है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए हैं और जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो बेहतरीन संचालन तक कर रहे हैं, अच्छे वक्ता के रूप में अपने विद्यालय में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
जो कि इन कार्यशालाओं की देन माना जा सकता है। ये कार्यशालाएं बहुत गहरे और गंभीर प्रभाव छोड़ रही हैं। जिस प्रकार कविवर बिहारी लाल के छोटे से साहित्य के बारे में आलोचकों का कहना है, वही बातें इस कार्यशाला पर भी सही सिद्ध होती हैं। सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत महत्वपूर्ण उपादेय कार्यशालाएं, और इनका महत्व तो इससे दिख जाता है कि हम 600वें पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल के बाद इतने लंबे समय तक लगातार चलने वाली, मुझे लग रहा है ये चुनिंदा कार्यशालाओं में से एक है। अब तक 2000 से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले चुके हैं। लगभग 700-800 बच्चे अध्यक्ष मंडल का दायित्व बोध कर चुके हैं। 200-250 के करीब बच्चे विशिष्ट अतिथि भी बन चुके हैं। संचालन करने वाले बच्चों की संख्या भी 400 से ऊपर है। वास्तव में श्री उदय किरोला जी की अनथक मेहनत इन कार्यशालाओं की आधारभूमि है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जो जीवन में जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए, प्रेम और स्नेह के वातावरण में निरंतर अपनी पढ़ाई करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो ऐसा नहीं करते, उनके भावी जीवन में व्यवधान आने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, रटने के बजाय किन्हीं भी तथ्यों को समझो, समझ विकसित करो और अपने विचार उत्पन्न करो। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय सुविज्ञा को शुभाशीष देते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में कबीर दास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ चेतन चंद मेरे भाई। क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं भाई? लगता है वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4। बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। जी हर्षिता जोशी बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित आपको अब मैं बाद में आमंत्रित करती हूँ। ठीक है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन बेबी अर्चना। दीदी मैं उपस्थित हूँ। बेबी अर्चना, क्या उपस्थित हूँ। 6 नंबर ग्रुप उपस्थित है। 6 शीतल नंबर ग्रुप। जोशी बहन, क्या आप जी बहन, आपका हर्षिता जोशी है। शीतल जोशी बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बेबी अर्चना बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हर्मिका वर्मा और
शीतल जोशी बहन को। क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी सर, सबसे पहले मैं हर्मिका वर्मा बहन, जो कि आज की विशिष्ट अतिथि हैं, कक्षा 7 अल्मोड़ा से, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आपको विपक्ष में बोलना है और आपका विषय है रविवार के दिन का अवकाश। जी जी धन्यवाद। आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रमेंद्र कुशवाहा जी, जिला शिक्षक अधिकारी पौड़ी से, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, जी बहन, आपका विषय है रविवार के दिन स्कूल का अवकाश। बहन हर्मिका। बहन हर्मिका, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो उदय गिरोल सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज तो आ रही है दीदी, लेकिन हर्मिका जी लेफ्ट हो गई हैं, सुविज्ञा दीदी। जी सर, जी सर। बेबी अर्चना बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? शीतल को बुला लीजिए उनके साथ। जी सर। शीतल बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी। बेबी अर्चना बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हर्षिता बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? लगता है बहन हर्षिता यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बेबी अर्चना को। बेबी अर्चना, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? बहन रशिका राणा, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? लगता है वह भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। नताशा बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? लगता है वह भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि जी को। आज के मुख्य अतिथि जी श्री रामेंद्र कुशवाहा जी, जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी। सर, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ बेटा, मैं उपस्थित हूँ। जी सर। क्या आदेश सर? जी सर, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बेटा। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई और बहुत आशीष। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर। हाँ, तो बहन सुविज्ञा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे क्या करना है? जी सर, आपको अपने आप जो भी हम बच्चों को आशीर्वचन देना चाहते हैं वह आप हम बच्चों को दे सकते हैं, और जो भी हम मेरी कमियां हैं। टॉपिक आपने दिया है, पर मुझे बोलो। तो क्या ये भाषण प्रतियोगिता समाप्त हो गई? नहीं सर, आप हम बच्चों को, या फिर हमने कोई गलती की हो, या फिर हमको कुछ बात बताना चाहते हो अपनी तरफ से, महत्वपूर्ण बात, या फिर आप हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप हमें बता सकते हैं। अभी अब जारी है ना प्रतियोगिता? अभी जारी है? जी सर। तो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित बाल विकास के
प्रणेता भाई उदय किरोला जी, संपादक बाल प्रहरी और सचिव बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा, हमारे विद्वान साथी श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, इस कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विदुषिका बहन नताशा चंद, आर्मिका वर्मा, अध्यक्षता कर रही कुमारी नम्रता भमूरे और बहुत बढ़िया संचालन कर रही बहन स्वीका शर्मा। ये प्रतियोगिता और सभी उपस्थित लोग जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यशाला में जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भाई किरोला जी का धन्यवाद भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। सर्वप्रथम मैं उन बच्चों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनमें इतनी हिम्मत है कि वो मंच पर अपनी बात को कह सकते हैं बिना किसी झिझक के और बिना किसी संकोच के, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उनकी ये जो अभिव्यक्ति है अपने में एक तरह का अवार्ड है, जो स्थान प्राप्त करें या ना करें, लेकिन पार्टिसिपेट करना ही अपने में एक उपलब्धि है जो ये बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चों का नाम दिया गया जो अनुपस्थित हैं, वो किसी कारण से हो सकते हैं, हो सकता है उन कनेक्टिविटी ना हो उनके यहाँ या नेट की कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे पहले जिस कार्यशाला में मैं था, कहानी गोष्ठी थी वो, और उस पर बच्चे अपना बहुत बहुमूल्य विचार व्यक्त कर रहे थे। उसमें लगभग सभी बच्चे उपस्थित थे और कहीं अनुपस्थिति की क्राइसिस नहीं थी जैसा इस बार हो रहा है। देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता जो आज का विषय है, और वो भी त्वरित वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद आपकी अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ एक क्रिया है, एक क्रियाकलाप है। पाठ्येतर क्रियाकलाप में भाषण प्रतियोगिता बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे वो बच्चे जो किसी कारण से बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, उनमें बहुत ज्ञान होता है, परंतु अपनी बात को वो कह नहीं पाते, क्योंकि उनमें थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है, थोड़ा वो शर्माते हैं, सकुचाते हैं। भाषण प्रतियोगिता इन सारी कमियों को दूर करती है। एक बार आपकी अभिव्यक्ति का मार्ग खुल जाए, एक बार आपको ये मंच मिल जाए, इस तरह का मंच। स्कूलों में डिबेट प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, एलोकेशन प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिसमें कई बार कुछ चुने हुए बच्चों को ही स्थान मिल पाता है और मेजॉरिटी में बच्चे कई बार वहां भी वंचित हो जाते हैं। परंतु ये मंच तो सबके लिए खुला हुआ है। तो और एक तो भाषण प्रतियोगिता वो होती है जहाँ तैयारी करके जाते हैं, आपको टॉपिक्स पहले से बता दिए जाते हैं, उसके आपको पक्ष में बोलना है, विपक्ष में बोलना है, तो वहां पर थोड़ा आपके लिए सरल होता है, तैयारी का आपको मौका मिल जाता है। परंतु यहाँ जहाँ की विषय आपको बिल्कुल उसी समय बताया जा रहा है, एक्सटेम्पोर आपको स्पीच देनी है। इससे केवल अभिव्यक्ति नहीं, आप कितने भी अच्छे वक्ता क्यों ना हो, अगर आप में ज्ञान नहीं है, आपका पूर्व ज्ञान नहीं है और आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और अखबारों में, जनरल नॉलेज की बुक्स में और अखबार को पढ़ना, ये सब अगर आप नहीं करते हैं और अपने गुरुजनों की जो शिक्षण पद्धति होती है उसको ध्यान से आत्मसात नहीं करते, तो इस तरह के एक्सटेम्पोर डिबेट्स में आप फंस जाते हैं। क्योंकि आप केवल कितने भी अच्छे आप वक्ता हों, पर अगर आपका ज्ञान अप टू द मार्क नहीं है तो फिर आपको अपनी बात कहने में कठिनाई होती है। तो जैसा भाई सारस्वत जी ने कहा कि हमें तो कोई विकल्प है ही नहीं, जो हार्ड वर्क है उसका कोई विकल्प है नहीं। हम
वक्त रहना चाहिए। और आज जबकि इतना ये सारी चीजें उपलब्ध है हमें, एक टॉपिक भी था कि मोबाइल का इस्तेमाल हम करें या ना करें, तो आज तो मोबाइल में सब कुछ है, ज्ञान का भंडार है मोबाइल। गूगल पे सर्च करके आप किसी भी टॉपिक पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको ज्ञान का एक बहुत विशद धरातल मिलता है, एक बहुत बड़ा द्वार खुलता है, एक बहुत बड़ा फलक आपके सामने है ये मोबाइल। और इसका बेस्ट इस्तेमाल कीजिए और सकारात्मक इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चीज अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। चाकू अगर घर में ना हो तो आप खाना नहीं खा सकते, आपका खाना पक नहीं सकता, सब्जियां कट नहीं सकती। लेकिन वो चाकू हाथ भी काट देता है, किसी का कत्ल भी उससे किया जा सकता है। तो चीजें जो होती हैं उनका दोनों पक्ष होता है। तो मोबाइल आपके लिए ज्ञान का स्रोत है और ये होना चाहिए। इस विषय पर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट शायद नहीं हो पा रही है। बहन संचालिका बहन सुविज्ञा शर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि स्पष्ट कर दे बच्चों को कि पक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या होता है। जैसे पहला ही टॉपिक जो था जिस पर ये बोलना था कि बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार में हमारे लिए उपयोगी हैं, ये एक विषय है और दोनों वक्ताओं ने इसके पक्ष में बोला। जिसको आपने पक्ष में बोलने के लिए कहा था उसने पक्ष में तो बोला ही, और जिसको कहा था आपने विपक्ष में बोलो उसने भी पक्ष में ही बोला। तो ये चीज स्पष्ट कर दें कि पक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या होता है, और पार्टिसिपेंट्स को भी समझाएं कि उनको विपक्ष में बोलना है, पक्ष में नहीं, या जिनको पक्ष में बोलना वो पक्ष में ही बात करें। ये सही है कि जो बुजुर्ग हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि बहुत उपयोगी है, उनका बहुत वृहद ज्ञान होता है, अनुभव होता है, और उस अनुभव और ज्ञान से हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को बहुत परिमार्जित करते हैं। उसको हमें उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से हम तराशे जाते हैं और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ये तो पक्ष हो गया। लेकिन जिसको विपक्ष में बोलना था वो बोले वही जयत है, और कई बार वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपनी बात से हम पर थोपना चाहते हैं। हमारी जो जिज्ञासाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी रुचियां हैं, उसके विपरीत जाकर बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, अपने अनुभवों को, अपनी चीजों को, अपनी बात को, अपने जमाने की चीजों को हम पर थोपना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे वो नापसंद है। या फिर वो ऐसा हर काम में हमारे हस्तक्षेप करते हैं, जो हम अच्छा करते हैं तो भी कुछ ना कुछ वो उसमें मीन मेख निकालते रहते हैं, तो फिर इसलिए वो नापसंद है। तो क्योंकि वहां यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात है, अगर आपने एक सा ही बोल दिया तो पक्ष विपक्ष यहाँ रखने का कोई औचित्य नहीं हुआ। वो तो फिर एक एलोकेशन कॉम्पिटिशन हो गया, जहाँ की हर किसी को बोलना है और पक्ष विपक्ष का कोई विभेद वहां पर नहीं है। तो ये चीज आप थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स को समझाइए। और इसमें अभी चूंकि ये प्रतियोगिता चल रही है और बहुत सारे अनुपस्थित भी थे बच्चे, मैं चाहता था कि उन बच्चों से जो सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी बातों को कह दें, तब हमारे लिए एक उचित होता कि हम तब उनसे बात करते या उनकी पूरी समग्र समीक्षा करते, समग्रता में, कि क्या कमी रह गई और क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सब बातें तो तब मैं कर पाऊंगा जब सारे पार्टिसिपेंट्स अपने को। तो संचालिका बेटी, एक बार हमें और मौका देना लास्ट में। अभी मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका, किरुल्ला जी का, सारस्वत जी का, नेगी जी का, और सभी पार्टिसिपेंट्स, नन्हे मुन्ने पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने, और सभी उनके पेरेंट्स का, उनके और दूसरे पार्टिसिपेंट्स का जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और किरोला जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। और मैं चाहूंगा कि लास्ट में भी हमें एक अवसर दिया जाए जब हम समग्र रूप से पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकूं। तो बेटी संचालिका बेटी। जी सर, जैसा कि सर ने कहा कि हम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष क्या होता है। जैसा कि हमारा, मान लीजिए आपका विषय आपको दिया गया कि बच्चों को बूढ़ों से दूर रखना है और आपको इसके पक्ष में बोलना है, तो आप बोलेंगे हाँ, बच्चों को बूढ़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोगों को कई तरह की बीमारियां होती हैं,
उन लोगों को, उन बीमारियों को, बच्चों को भी लग सकती है वो बीमारियां। और कई बूढ़े लोग जो होते हैं वो बच्चों को अच्छे से नहीं रखते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं। और ये आप अपने पक्ष में विपक्ष में रख सकते। अब विपक्ष में कैसे रखेंगे अपन कि नहीं, हमें बच्चों को बूढ़ों से दूर नहीं रखना चाहिए। बूढ़े बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें खाना खिलाते हैं। जब हमें कहानी सुनने का मन होता है तो हम बूढ़ अपने नानी नाना के पास ही तो जाते हैं कहानी सुनने के लिए, नानी नाना दादी दादा। तो ये उसका विपक्ष हो गया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि हर्मिका वर्मा बहन, कक्षा 7 अल्मोड़ा से। बहन हर्मिका, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी। बहन शीतल जोशी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हर्मिका बहन को। जी, आपका विषय है ऑनलाइन कार्यशाला में बच्चों की पीछे से मदद। आपको इसके विपक्ष में बोलना है। जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रमेंद्र कुशवाहा जी, जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी से, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी अभिभावक जन व शिक्षागण, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। और मेरी बड़ी बहन सुविज्ञा शर्मा को कक्षा 8, मेरी बड़ी बहन, आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। आप दतिया मध्य प्रदेश में रहती हैं। आज के अध्यक्ष मंडल की मेरी बड़ी बहन कुमारी नम्रता भमोरे, कक्षा 8 खंडवा मध्य प्रदेश से। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज की कार्यशाला वाद विवाद कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 587 ऑनलाइन कार्यक्रम। तो जैसे कि आज मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका मिला है, तो मैं उदय किरौला सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं पहली बार विशिष्ट अतिथि बनी हूँ, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो जैसे कि मेरा विषय है ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उनमें बच्चों को पीछे से मदद करनी चाहिए, इसमें मुझे विपक्ष में बोलना है। तो नहीं, हमें बच्चों को पीछे से मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे खुद बोलेंगे तो उनका उत्साह बढ़ेगा। तो ऐसे कार्यक्रम जैसे कि बाल प्रहरी का होता है, तो कोई अगर हमें पीछे से सपोर्ट करेगा तो वो मतलब बच्चा बहुत आसानी से हम बोल सकता है कि मतलब जैसे किसी ने बताया कि आप ऐसे ऐसे बोल देना, तो बच्चा उसे आराम से बोल लेगा। पर मतलब जो ऑनलाइन कार्यक्रम है वो तो बस इसीलिए कराए जाते हैं ना कि बच्चों का मनोबल बढ़े या फिर वो मतलब बोल पाए। तो बच्चों को पीछे से मदद नहीं करनी चाहिए, उन्हें बोलने देना चाहिए। और मतलब वो बोलेंगे इसीलिए ऑनलाइन कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो वाद विवाद कार्यशाला, त्वरित भाषण कार्यशाला और कुछ कार्यशालाएं ऐसी होती हैं जिनमें मतलब बच्चे खुद चुनते हैं। और जैसे कुछ कार्यशालाएं होती हैं तो उसमें बच्चे खुद से बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम बच्चों को पीछे से उन्हें हम बताएंगे या फिर उनको उनका साथ देंगे, और अगर मतलब जैसे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर मतलब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा बोलो कि नहीं आप खुद बोलो जो भी है, या कुछ भी बोल दो। बच्चों को सही भी बोलना चाहिए कुछ और मतलब थोड़ा थोड़ा बता देना चाहिए। अगर बच्चे खुद बोल रहे, अगर कुछ ऐसा बोल जैसे त्वरित भाषण होता है, तो हमें उसी समय हमें उस समय टॉपिक मिलता है, विषय मिलता है, और अगर हम उस समय बताएंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस
बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बच्चों को हमें पीछे से नहीं गाइड करना चाहिए, अभिभावकों को भी और किसी को भी। धन्यवाद। बहन आपने बहुत अच्छा बोला। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ शीतल जोशी कक्षा 8 नानक मत्ता से। बहन क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आपको पक्ष में बोलना है। आपका विषय है ऑनलाइन कार्यशाला में बच्चों की पीछे से मदद। जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करना चाहती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शीतल जोशी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानामता पब्लिक स्कूल है। तो जैसे आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों को पीछे से ऑनलाइन कार्यक्रम में पीछे से मदद करनी चाहिए, इससे मेरे को पक्ष पे बोलना है। तो हाँ करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो मतलब एकदम से उनके दिमाग में नहीं आ पाता है कि क्या बोले, तो इसलिए हमें उनको हेल्प देनी चाहिए। कभी कभी ये ऐसा नहीं है, हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से वो मतलब खुद से नहीं कर पाएंगे कभी। तो करनी चाहिए हमें हेल्प, जब वो नहीं मतलब उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि क्या बोले, तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी बहन, अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंत्रिता शर्मा कक्षा 4 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन आपका स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हर्षिता जोशी बहन को। बहन क्या आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी धन्यवाद। मंत्रिता बहन आप कक्षा 4 ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और आपका विषय है 15 अगस्त या 26 जनवरी की छुट्टी अगले दिन होनी चाहिए। आपको इसके विपक्ष में बोलना है। जी माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात रखना शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी कि कर्म प्रधान विश्व ऋषि राखा, अर्थात हम जो कर्म करते हैं उससे पूरा विश्व का जो होता है वो रच जाता है। अब अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ कि जैसा कि मेरा विषय है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के बाद एक दिन बाद छुट्टियां होनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे तो मतलब त्योहार आते रहते, तो अगर छुट्टी जी बहन आपका माइक म्यूट है। हाँ वो गलती से हो गया था, सॉरी। मतलब वो त्योहार नहीं है, वो जो रहते हैं आते हैं, लेकिन हमें अपने काम पे भी तो ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं मानती हूँ कि 15 अगस्त से 26 जनवरी के बाद छुट्टी ना हो। और हमें कर्म की सीख देते हैं। वो जो है वो राष्ट्रीय पर्व है हमारे, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, तो वो हमें कर्म करने की सीख देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के अगले दिन बाद हम छुट्टी कर देंगे तो उन्हें मनाने का कोई मतलब महत्व नहीं रहता। इसलिए 15 अगस्त से 26 जनवरी के बाद छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी हमारे लिए जरूरी है। और यदि हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो हम पूरे संपूर्ण विश्व राष्ट्र को कैसे पढ़ाएंगे और राष्ट्र को कैसे संभाल पाएंगे। जैसे मोदी जी हैं तो वो सबको मतलब हैंडल करते हैं, इधर से देखा उधर से हैंडल किया, उधर से किया उधर से किया।
तो वैसे ही उन्हीं की तरह हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि जैसे वो सब जगह पर ध्यान दे पाते हैं, वैसे वो तो हमसे कितने बड़े हैं, तो वैसे ही हमें भी हर जगह ध्यान देना चाहिए और उनके तक पहुँचने के लिए हमें अपनी पढ़ाई-लिखाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगी कि अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अधनस्य कुतो विद्या मतलब अलसस्य कुतो विद्या मतलब आलस के बिना विद्या नहीं होती। अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम मतलब विद्या के बिना हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम मतलब हमारे पास धन यानी अच्छे कपड़े और हमारे पास एक अच्छा घर, पैसे नहीं होंगे तो हमें मित्र कहाँ से मिलेंगे, और अगर मित्र नहीं मिलेंगे तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत अच्छा बहन। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी कक्षा 5 नानक मत्ता से। बहन क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आपका विषय है 15 अगस्त या 26 जनवरी की छुट्टी अगले दिन होनी चाहिए, आपको इसके पक्ष में बोलना है। जी दीदी, जैसे कि मेरा सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता जोशी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि मेरा विषय है 15 अगस्त और 26 जनवरी के अगले दिन छुट्टी होनी चाहिए। अब वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे पक्ष में बात रखनी है। हाँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दूसरे दिन छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग थक भी जाते हैं। हमारे स्कूल में वो 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है और उसमें अलग-अलग प्रोग्राम्स करने होते हैं। उसके लिए हम बहुत दिन पहले से मतलब 4-5 हफ्तों से पहले से ही प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देते हैं डांस की, और रिपब्लिक डे में इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद अब हम लोग तो छोटे बच्चे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो हम लोग थक जाते हैं, तो उस वजह से हम लोगों के लिए या औरों के लिए छुट्टी करनी चाहिए। रही बात 15 अगस्त की, हाँ, बहुत स्कूलों में 15 अगस्त पे बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो वैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्योहार है। मैं मंत्रिता जी की बात से सहमत हूँ कि वो राष्ट्रीय त्योहार है और उनपे छुट्टी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी हम कोई भी चीज करते हैं या हमें भी थकान लगती है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इंसान को थकान लगती है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद बहुत सारे स्कूलों में फेस्टिवल पर कुछ किया जाता है, रोल प्लेस होते हैं, डांस होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है और बहुत से बच्चे अलग-अलग चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। और सुबह किसी का उठने का मन नहीं लगता कि सुबह उठते ही स्कूल जाओ। हाँ, हमें पढ़ाई भी करनी है, लेकिन एक दिन का रेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए मेरे हिसाब से 15 अगस्त और 26 जनवरी के दूसरे दिन छुट्टी होनी चाहिए। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, बहुत अच्छा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ देवांगी शर्मा को। क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है 15 अगस्त या 26 जनवरी की छुट्टी अगले दिन होनी चाहिए, आपको विपक्ष में बात रखनी है। जी, मेरा नाम देवांगी शर्मा है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मैं उदय किरोला सर एवं मुख्य अतिथि सर को भी प्रणाम करता हूँ एवं यहाँ पे मौजूद सभी मेरे भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मेरा विषय है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी एक दिन बाद होनी चाहिए,
नहीं होनी चाहिए। मुझे इसके विपक्ष में बोलना होनी चाहिए, इसके विपक्ष में बोलना है। जो 15 अगस्त है उसकी छुट्टी अगले दिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन 15 अगस्त होता है उसी दिन हम आजाद हुए थे, इसलिए हमें उसी दिन अपने 15 अगस्त यानी कि उसके अगले दिन नहीं मनाना चाहिए, 15 अगस्त को ही मनाना चाहिए। एवं 26 जनवरी के अगले दिन भी हमें नहीं मनाना चाहिए, 26 जनवरी को ही मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे और आजादी का जश्न मनाया था। धन्यवाद। जी देवज्ञ जी, आपने बहुत अच्छा अपने विपक्ष में रखी, आपने अपने विषय के विपक्ष में अच्छी बात रखी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। जी सर, आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपका स्वागत है। तो सुविज्ञा जी, सबसे पहले तो आपको शानदार संचालन के लिए और अच्छे प्रयास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में आपकी भी सहभागिता है, और चूंकि ये कार्यशाला जो है वाद विवाद कार्यशाला के शीर्षक से है, तो इस ऑनलाइन कार्यशाला में आपके साथ में कुमारी नम्रता जी उपस्थित हैं क्या? हाँ सर, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी तो आवाज आप पहुंच दोनों पा के रही है? बीच, हाँ, तो आप दोनों के बीच में मैं वाद विवाद करवाऊंगा। वाद विवाद, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी ये बात रखी कि वाद विवाद में क्या होता है, तो सुविज्ञा जी ने उसको बेहतर तरीके से स्पष्ट भी किया है। तो आप दोनों के लिए विषय है, एक को मैं बोलूंगा पक्ष में बोलना और एक को विपक्ष में बोलना है। तो पहले मैं पक्ष वाले की बात रखवाऊंगा। तो कुमारी नम्रता भमोरे जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, कन्या माध्यमिक विद्यालय, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हरसूद छनेरा, खंडवा, मध्य प्रदेश से। और सुविज्ञा शर्मा जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, रानी लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दतिया, मध्य प्रदेश से। तो आपके लिए, दोनों के लिए जो विषय है उसको ध्यान से सुने, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको पक्ष में किसको बात रखनी है, विपक्ष में किसको रखना है। तो आपका जो शीर्ष विषय दिया जा रहा है वो विषय है विद्यालय में प्रार्थना नियमित होना चाहिए। ध्यान से सुने, विद्यालय में प्रार्थना नियमित होना चाहिए। इसके पक्ष में मैं चाहूंगा कि नम्रता भमोरे जी अपनी बात रखें, और उसको फिर ध्यान से सुनने के बाद में विपक्ष का जो साथी है उनके पॉइंट को काटेगा और उसकी बात को रखेगा। तो नम्रता जी, स्वागत है आपका। जी, आप कहिए। नम्रता जी, जी आपकी आवाज आ रही है बेटा। जी सर, आभार। सर्वप्रथम जानकी देवी माँ शारदे को मेरा प्रणाम। बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी को मेरा प्रणाम। मैं उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज तीसरी बार वाद विवाद कार्यशाला में अध्यक्षता करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय रामेंद्र स्वाहा जी, जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी से, एवं आज के हमारे संचालन कर रही कुमारी सुविज्ञा शर्मा जी, मेरी सहपाठी कक्षा 8। हमारे सभी जो साथी जुड़े हुए हैं, आज के प्रतिभागी, उन सभी को मैं स्नेह वंदन देती हूँ। और आज की संचालन कर रही सुविज्ञा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सुंदर संचालन के लिए। जैसा कि मेरा विषय है कि विद्यालय में प्रार्थना नियमित रूप से रोज होनी चाहिए। तो हमें माँ सरस्वती, मुझे इसके पक्ष में बोलना है। मेरा नाम कुमारी नम्रता भमोरे है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हरसूद, जिला खंडवा, प्रदेश से।
हमें रोज नियमित रूप में हमें बहुत अच्छा रहता है और पढ़ाई के प्रति हमारा हमारा दिमाग अनुकूल होता है और हमें माँ सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। हम भी हमारी कक्षा में भी रोज माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और जब हमारी प्रार्थना होती है तो हम वहाँ पर भी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और मध्य प्रदेश गान करते हैं। हमारे स्कूल में सुबह को भी प्रेयर होती है और शाम को भी प्रेयर होती है, जिसमें कि हम सुबह की प्रेयर में अलग अलग छात्राओं को अलग अलग विषयों पर बोलने को देते हैं। किसी को मुहावरा बोलने के लिए देते हैं, किसी को सुविचार, नीति वाक्य और जनरल नॉलेज के प्रश्न और अलग अलग चीज, पंचांग, तिथि, जिससे कि हमें तिथि पता चलती है, मुहावरे पता चलते हैं, लोकोक्तियां पता चलती है और 5 सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिससे कि नॉलेज बढ़ता है। इस प्रकार के इशारे को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से हमें और ज्ञान बढ़ता है। हमें माँ सरस्वती जी बहन, क्या विज्ञा जी, अब आपकी बारी है। जी सर। विज्ञा जी, उनकी बात समाप्त हो चुकी है, अब आपको विपक्ष में अपनी बात रखनी है। जी सर, मेरा नाम सुविज्ञा शर्मा है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल दतिया मध्य प्रदेश से हूँ। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि हम लोगों को मुहावरे, लोकोक्तियाँ और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, पर अगर हम यही समय जो प्रार्थना में हम इतना समय व्यर्थ करते हैं, जैसे कि वहाँ पे लोकोक्तियाँ वगैरह सीखने का, वहाँ पे एक लोकोक्ति के लिए 5 मिनट दिया जाएगा। मान लीजिए आपको एक लोकोक्ति एक बच्चे ने पूछी और उसके लिए 5 मिनट दिया गया, सब लोगों को सोचना है और वहाँ पे प्रार्थना में खड़े खड़े। अब वहाँ पे बच्चे जो नहीं दे पाएंगे उसका उत्तर उन्हें ही लगेगा, और जो दे देगा, अरे ऐसा मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ये तो मैं क्या करूँ, क्या मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, ओहो अब क्या सब लोग मुझ पे हंसेंगे कैसे, तो कुछ ही नहीं आता। बच्चों को अपने आप में बहुत ज्यादा दुखी फील होगा, और जो हमारा जो समय बर्बाद होगा प्रार्थना में कि एक बच्चे को एक क्वेश्चन के 5 मिनट, उससे अच्छा है अगर हम अपनी कक्षाओं में जाके उसमें प्रार्थना के समय की जगह पढ़ाई करें तो हम और अच्छी उसमें 5 मिनट में हम 3 या 2 याद कर सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे कि हमारी बहन ने कहा, और हमारी जैसे कि उन्होंने कहा कि हमको बहुत सीखने को मिलता है, माँ की प्रार्थना करने को मिलता है। तो बात माँ की प्रार्थना की रही तो हम लोग घर से भी तो प्रार्थना करके आते हैं, हम लोग नहा धो के आते हैं और प्रार्थना करके आते हैं, तो स्कूल में 2 बार करने की क्या जरूरत है। मान लीजिए किसी को नहीं करनी प्रार्थना, तो उसे फिर क्या करे, वो उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो तो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं करनी प्रार्थना, मैं पहले से करके आया हूँ। इसलिए अगर हम उसको समय को यूटिलाइज, हमें उस समय का उपयोग करें और उससे कुछ और अच्छे काम करें, जैसे कि याद करना, या उसी समय में हम कुछ पौधे लगाएं स्कूल में। अगर हम रोज प्रार्थना ना करके रोज एक एक पौधा लगाएं तो उससे भी हमारा बहुत लाभ होगा उससे। धन्यवाद। सुविज्ञा जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बातों को काटा है, और जो विपक्ष का जो प्रतिनिधि होता है उसका जो लॉजिकली जो तरीका होता है लगभग ऐसा ही होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो जो बिंदु जो है पक्ष के प्रतिभागी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उन पॉइंट को हम अंडरलाइन करें, उनको यदि हमको मौका मिलता है तो हम पॉइंट आउट कर लें, फिर उन पॉइंट को एलोबरेट करें, और सबसे पहले हमको शीर्षक बोलना चाहिए। इस सदन की राय में या इस कार्यशाला का जो शीर्षक है उसमें मुझे विद्यालय में प्रार्थना नियमित होना चाहिए कि विपक्ष में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं या अपनी बात रखने जा रही हूं। तो ये तरीका जो है बहुत बढ़िया है, आपने जो रखा है
मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे सीखेंगे, जैसे जैसे हम प्रतिवाद करेंगे, और ये हमारा सभी लोगों का काम है कि चूंकि जो वाद विवाद जो विधा है, इसमें दोस्तों जब तक आप एक दूसरे की बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने अगले विषय पे अपनी बात को रखने के लिए मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे। तो बहुत आभार सभी दोस्तों का। आज की जो बाल प्रहरी की जो ऑनलाइन कार्यशाला है, 587वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और हम बहुत तेजी से जो है कदम को मजबूती के साथ रखते हुए 1000वें पायदान की ओर बढ़ रहे हैं। और इस वाद विवाद कार्यशाला की जो आयोजना है वो आदरणीय उदय किरोला सर के कर कमलों से और उनके सक्रिय ऋषिवत तपश्चर्या से नियमित और निरंतर इस तरीके की कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं। तो इस कार्यशाला का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर आदरणीय श्री रामेंद्र कुशवाहा जी, जो जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, अभिभावकों और शिक्षक साथियों में आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे बीच जो अधिकारी उपस्थित हुए हैं, वास्तव में जिला शिक्षा अधिकारी के बतौर जो व्यक्ति पदस्थ हैं, उनके पास में बहुत सारा वर्कलोड होता है, और वो बच्चों के प्रति उनका जो स्नेह है, बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम है, वो यहाँ पे दर्शाता है कि वो कैसे यहाँ पे सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। और इसके पिछले कार्यक्रम में भी वो अनेक कार्यशालाओं में, जिसमें कहानी कार्यशाला में भी लगातार उपस्थिति प्रदान कर रहे थे। तो आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी बच्चों का, अभिभावकों का, शिक्षक साथियों का ध्यान आकृष्ट किया है कि जो कार्यशालाएं हैं और जो वाद विवाद कार्यशाला है, इस कार्यशाला का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर सामने आ रहा है। आपने जैसा कहा कि सामान्यतः भाषण में तो बच्चों को पहले से बहुत सी आउटलाइन पता चल जाती है, लेकिन वाद विवाद में जब उनको जो विषय दिए जाते हैं, उनमें पक्ष में बोलना है, विपक्ष में बोलना है, ये बड़े साहस का काम है मंच पर खड़े होकर अपनी बात को रखना। तो वाद विवाद कार्यशालाएं जो होती हैं वो भाषण विधा से अलग होती हैं, और वाद विवाद में वही बच्चे विधिवत रूप से सक्रिय सहभाग कर पाते हैं, और जो बच्चे अपने नॉलेज को, अपने अनुभव को निरंतर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। आपने और भी महत्वपूर्ण बातें रखी कि इन कार्यशालाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति जो है वो बच्चों की बहुत तेजी से होती है, और वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। और ये जो पाठ्येतर क्रियाकलाप है, इनके माध्यम से न केवल बच्चे जुड़ते हैं, अपितु अपने ज्ञान को वर्धित करते हैं। आपने वर्तमान परिस्थितियों पे मोबाइल को भी केंद्रित करते हुए बातें रखी कि जो आज का जो समय है, इसमें मोबाइल का जो उपयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मोबाइल का उपयोग जो है वो ज्ञान के विशद भंडार के रूप में हमारे सामने आ रहा है। ज्ञान तो क्या कहेंगे, सूचनाओं का बहुत सारा अंबार है इसमें दोस्तों। और इसमें आपने बताया कि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू हैं। जैसे कि जो चाकू होता है वो हमारे ऊपर हम निर्भर करते हैं उसको कि हम कैसे उसका उपयोग करें, कैसे इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, और कैसे हम अपने ज्ञान को, अपने विषय को, अपने जो विषय से जुड़ी हुई, जो अध्ययन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन चीजों में इसका उपयोग कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने बच्चों का और अभिभावकों का, हमारे जैसे शिक्षक साथियों का ज्ञानवर्धन किया, मनोबल बढ़ाया, और आपकी उपस्थिति से हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद प्रेषित करते हैं। और जैसा आपने कहा कि आज का जो दौर है, इस दौर में बच्चे जब जुड़ते हैं तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर का जो कोटेशन है कि जो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसको केंद्रित करते हुए आपने बात रखी कि
जो पढ़ाई लिखाई है इसका कोई विकल्प हमारे पास में नहीं है। आपको पढ़ाई की जगह पढ़ाई ही करना पड़ेगी। बहुत बहुत अभिनंदन सर। आज के जो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में नताशा चंद्र जी और हर्मिका वर्मा जी उपस्थित थी। तो जो संचालन कला कौशल जो सुविज्ञा जी ने दिखाया, नताशा जी जब उपस्थित नहीं हुई तो हर्मिका जी को उन्होंने एक दूसरे पेयर के साथ में जोड़ दिया और हर्मिका जी के साथ में उन्होंने शीतल जोशी जी को जोड़ा। तो शीतल जी और हर्मिका जी ने दोनों ने मिलके ऑनलाइन कार्यशालाओं में पीछे से बच्चों की मदद को पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो ये एक कुशल संचालन का जो कौशल है वो सुविज्ञा जी के करकमलों से उनके माध्यम से यहाँ पर प्रतीत होता है। और यही खासियत और खूबियत है। एक अच्छा जो संचालन करता होता है वो त्वरित बुद्धि का त्वरित विवेक का उपयोग करके जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाता चलता है। आज की कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चे तो क्या कहें, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा जुड़ते हैं, वो जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश। ओजस्वी जी और कार्तिक जी, आपका जो प्रयास था, जैसा कि आपने दोनों ने एक ही डायरेक्शन में बात को रखा कि घर में बच्चों को बूढ़ों से दूर रखना है। तो दोस्तों हमें जो है जो विषय की बात आ रही है उस विषय को हमें ध्यान में रखना है। और चूंकि वाद विवाद में जो भी पक्ष पहले जो बात रखी जा रही है उस बात को हमको नोट डाउन करके काटना है। काटना मतलब हमारे पास तर्क होना चाहिए, हमारे पास में उसका विश्लेषण होना चाहिए, तभी हम उसके निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है। चेतन जी, राशिका राणा जी, आपकी जो उपस्थिति है वो अभी हम प्रतीक्षा में है। इसी तरह से देवज्ञ जी ने भी अपनी जो बात को साझा किया, क्योंकि उनके साथ में भी जो जोड़ी थी वो नहीं आ पाई। तो आज 15 अगस्त या 26 जनवरी की छुट्टी अगले दिन होना चाहिए कि विपक्ष में एक साथी थे तो पक्ष में 2 साथियों ने अपनी बात रखी। और चूंकि देवज्ञ जी जो है उन्होंने पक्ष में अपनी बात को रखा है और अच्छा प्रयास किया है, तो अभी और प्रयासों की आवश्यकता है दोस्तों। इसी तरह से मंत्रिता शर्मा जी और हर्षिता जोशी जी, आपने भी अपनी बात को बढ़िया तरीके से रखा। दोस्तों आप जब अपनी बात रखते हैं तो आपके पास में तर्क बहुत जरूरी है। जैसा कि मंत्रिता जी ने शुरुआत कर्म प्रधान विश्व रचि राखा से की और अंत में कर्म को जोड़ते हुए उन्होंने अपने जो शीर्षक दिया गया था उस शीर्षक को मजबूती प्रदान की और अंत में उन्होंने जो संस्कृत श्लोक वाचन किया वो भी उसी कर्म की दिशा में आगे बढ़ रहा था। तो ये अच्छे प्रस्तुतकर्ता की निशानी की ओर हमको लेकर जाता है कि हम जो विषय मिले दोस्तों तो हम उस विषय पे अपनी बात को ध्यान से रखें। तो आज के कार्यक्रम में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अपनी बात सबको सुनना चाहिए, एक दूसरे की बात और एक दूसरे के विषयों को समझना चाहिए। और इन चीजों को चूंकि आदरणीय उदय किरोला सर जो विषय लेके आते हैं दोस्तों, वो विषय बहुत चिंतन के साथ बनते हैं और वाद विवाद में जो विषय बनते हैं वो विषय का पूरा हिस्सा हमको सोच के समझ के गढ़ना पड़ता है। तो आप जब भी जुड़ते हैं तो पूरे कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश करें। अभी अपना जो कार्यक्रम है बहुत लंबा नहीं होता है। अभी आज के कार्यक्रम में मुश्किल से हमारे 7-8 मेंबर्स लोगों ने अपना सक्रिय सहभाग किया है। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी हम प्रतीक्षा में हैं। आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल पहरी के जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उनका अनुभव उनका ज्ञान यहाँ पर हमें एक संक्षिप्त वक्तव्य के रूप में मिलता है और हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें एक प्रकार से मक्खन के रूप में जो
नॉलेजेबल जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर को कोटिशय अभिनंदन, प्रणाम और आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जो इस बाल प्रहरी के मजबूत स्तंभ है, वरिष्ठ मार्गदर्शक है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आदरणीय उदय किलोला सर जो हम सभी को एक सूत्रधारिता में रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी साथियों को कार्यक्रम में जितने भारती जी और आदरणीय सीपी पटसारिया सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच से जुड़े हुए हैं। सर प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम। जी जी जी। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, तो मैं सभी साथियों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पे योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं और सक्रिय सहभाग करते हैं, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि के साथ ये मंच एक बार उन्हें सुविज्ञा जी को सौंपता हूं। सुविज्ञा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। जी सुविज्ञा सर। शर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी को एक को मंच सौंपने से पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी। आज के कार्यक्रम में मुझसे कई गलतियां हुई, उनके लिए आप सभी से क्षमा मांगती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि आगे मैं ये गलतियां ना करूं। धन्यवाद। उदय करोला सर। बहुत सुंदर सुविज्ञा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने कहा गलतियां हुई हैं। गलतियां अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती हुई है तो उसको अगली बार मैं आपसे सुबह भी बात कर रही थी आज कि जो भी गलतियां होती हैं उनको नोट करके अगली बार हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आज नेटवर्क की वजह से कई साथी नहीं जुड़ पाए, तो मैं एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, वो जुड़ गए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। पहले छूटे हुए साथियों को, कोई अगर छूट गए हों, आजकल भी 11-12 लोगों को 5-7 लोग नहीं जुड़ पाए, तो कोई साथी हैं क्या? तो चलिए मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आज के अपने मुख्य अतिथि श्री रामेंद्र कुशवाहा साहब का। अभी नेगी जी सर बता रहे थे कि एक अधिकारी होने के नाते उनकी व्यस्तताएं होती हैं। आज जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा शाम के टाइम एक बैठक रखी गई, उनका फोन आया था अगर मेरे को विलंब हुआ तो मैं विलंब से जुड़ूंगा, लेकिन संभवतः मीटिंग जल्दी हो गई और आप जुड़े। तो सर एक मैं विशेष रूप से आभार करता हूँ आदरणीय रामेंद्र कुशवाहा सर का। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जैसे नेगी सर ने बताया कि कहानी वाचन के दिन कोई सूची हमारी नहीं बनी थी। उस दिन तो जो जुड़ा है उसी को बोलना था। तो उस दिन करीब 21-22 बच्चों ने बोला था, लेकिन उस दिन कोई सूची अलग से नहीं बनी थी। जो भी आया, जिसने भी चैट बॉक्स में अपनी सहमति दी उसने बोला, लेकिन आज ये निर्धारित है और इतनों को ही हम ले पाते हैं, जिनका नाम सूची में होता है उन्हीं को बुलवा पाते हैं। तो और इसको हम वाद विवाद कार्यशाला कहते हैं, प्रतियोगिता भी नहीं कहते हैं। हम हमारे यहाँ प्रतियोगिता के बजाय हमको लगता है कि सारे बच्चों को मौका मिले, बस अभिव्यक्ति का अवसर मिले। तो इस कार्यशाला में तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय रामेंद्र कुशवाहा साहब को एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ। सर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे तो स्वागत है आपका। आदरणीय रामेंद्र कुशवाहा साहब, सर आप जुड़े हैं क्या? आदरणीय कुशवाहा साहब, उनका नेट दिख भी नहीं रहे मेरे को अभी। कुशवाहा सर दिख नहीं रहे हैं, तो चलिए हम कार्यक्रम को समेटते हुए एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। क्या सुमित श्रीवास्तव सर पर्दा खुलने की संभावना है?
जी सर, खुलने की संभावना है सर। बिल्कुल पर्दा खोला जाए सर, स्वागत है। प्रकट हो आयुष जी, प्रकट हो। जी सर, जी सर। आयुष जी प्रकट हो। क्या बात है, प्रणाम, स्वागत है आपका। जी आपका नेट गड़बड़ हो रहा है शायद। जी नेट गड़बड़ कर दिया आयुष जी, आज आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही। चलिए, तो एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल देशभक्ति गीत कार्यशाला होनी है और कल के कार्यक्रम में भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आज नेगी सर समापन की ओर ले चलते हैं कार्यक्रम को। नेगी सर। जी सर, जी सर। जी चलिए सर। आज नेट की प्रॉब्लम आ रही थी शुरुआत में, मुझे भी वो दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल फिर बाद में जुड़ गया मैं। चलिए ठीक है सर। तो एक बार कुशवाहा सर जी। कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो उनका शायद नेट काम नहीं करा, या हो सकता है कोई फोन आ गया हो। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। और तो कल देशभक्ति गीत कार्यशाला के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।